ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, आई एम रियली सॉरी। तो अब यहाँ से आपका मेन रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। सो सेंट्रल बैंक, अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, ऐसे ही हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है अपना। इंडिया का सेंट्रल बैंक है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जापान का है बैंक ऑफ जापान। ऑस्ट्रेलिया का है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो गुंडा है वो है सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक। इसको स्मॉल में बोलते हैं, स्मॉल फॉर्म में बोलते हैं फेड, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फेड। ठीक है। अब इसका काम क्या है? देखो, किसी भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स का, कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक हो, सबसे प्राइम उसका काम होता है स्टेबल एंड मॉडरेट मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर इसको मैं आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट इंटरेस्ट रेट्स, यानी एक ऐसा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बनाना जो बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो और बहुत ज्यादा सस्ता ना हो। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना इकोनॉमी के अंदर, रिड्यूस द रिस्क विद इन द फाइनेंशियल सिस्टम, रिस्क को रिड्यूस करना। ठीक है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स विद इन दी पेमेंट एंड सेटलमेंट प्रोसेस, जैसे कि आप भीम यूपीआई यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, जीपे यूज करते हो फॉर दी मर्चेंट ट्रांजेक्शन, फॉर दी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। तो ये देखना, गारंटी लेना इस चीज की कि भाई आपका जो ट्रांजेक्शन है प्रॉपर तरीके से सेटल हो पाए, कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो इसके एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाना इन सब चीजों के। तो ये सारा काम है आपका फेडरल बैंक का, किसी भी सेंट्रल बैंक का, चाहे इंडिया का सेंट्रल बैंक हो, चाहे यूरोप का सेंट्रल बैंक हो, चाहे अमेरिका का सेंट्रल बैंक हो। अब इसका जो मेन काम है जो फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करता है, डेट इज द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना घटाना डॉलर के ऊपर सीधा इम्पैक्ट डालता है। कैसे इम्पैक्ट डालता है उसको हम समझेंगे। इन्फ्लेशन, ये एक मेजर फैक्टर है जो कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने में घटाने में ये मदद करता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो यानी महंगाई दर। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास टूल होता है एक इंटरेस्ट रेट्स का। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। कैसे कंट्रोल होगा? तो इसको मैंने बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपके लिए एक स्टोरी नरेट की है, उसको समझाता हूँ मैं आपको। मान के चलो, इन्फ्लेशन कौन बढ़ाता है? अगर मैं अपने आप से पूछूं कि सर इन्फ्लेशन कौन बढ़ाता है, सर्विस क्लास बढ़ाता है या बिजनेस क्लास बढ़ाता है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन हमेशा सर्विस क्लास वाला बढ़ाता है। सपोज मान के चलो आज मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, आज मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, सडनली मेरी इनकम 3 लाख रुपए हो जाती है, मैं क्या करूंगा? मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। मैं व्हाइट ब्रेड खाता हूँ तो मैं ब्राउन ब्रेड खाना चालू कर दूंगा, ब्राउन ब्रेड परचेज करके लाऊंगा, गार्लिक ब्रेड परचेज करके लाऊंगा, सैंडविच ब्रेड परचेज करके लाऊंगा। अगर मैं नॉर्मल दाल लेता हूँ तो मैं ऑर्गेनिक दाल से लेना चालू कर दूंगा। मैं अगर पैंट के साथ एक तरह का लेदर शूज पहनता हूँ तो मैं हर पैंट के साथ डिफरेंट स्टाइल्स के लेदर शूज पहनना चालू कर दूंगा, डिफरेंट स्पोर्ट्स शूज लेना चालू कर दूंगा मैं। मेरे पास अगर लैपटॉप है तो उसको रिप्लेस करके मैं या तो आईपैड ले लूंगा, या एप्पल का लैपटॉप लूंगा, या आईपैड, दोनों ले लूंगा, आईफोन भी ले लूंगा मैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरा कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, मेरी डिमांड्स बढ़ जाएंगी, मेरी नीड्स बढ़ जाएंगी, मैं चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करना चालू करूंगा। अब चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करने से किसकी इनकम बढ़ेगी? मान के चलो एक शॉपकीपर की इनकम बढ़ेगी। ये शॉपकीपर वो है जिससे मैं डेली रोजमर्रा की चीज़ें खरीदता हूँ, दाल चावल आटा, बिस्किट्स, बेकरी का सामान खरीदता हूँ। अब पहले मैं से 10,000 रुपये महीने का सामान खरीदता था, अब 30,000 रुपये महीने का सामान खरीदता हूँ। क्यों? अब मेरे को क्रीम के बिस्किट चाहिए। तो पहले मैं खाली प्लेन इलायची बिस्किट्स लेता था, मैं स्ट्रॉबेरी बिस्किट्स भी लूंगा, ऑरेंज बिस्किट्स भी लूंगा, चॉकलेट बिस्किट भी लूंगा, हाइड एंड सीक भी लूंगा, बॉर्बन भी लूंगा। ठीक है, दुनिया भर के आइटम्स परचेस करूंगा मैं। फिर पहले मैं एक तरह की भुजिया खाता था, अब मैं नवरत्न मिस्क भी लूंगा मैं, दुनिया भर के और मल्टीपल आजकल मल्टीपल सीड्स आते हैं वो वाले भी लूंगा मैं, विटामिन सीड्स आते हैं वाली नमकीन आती हैं वो भी लूंगा मैं। हेल्थ कॉन्शियस भी होना है अब मेरे को। ठीक है ना? जब इसकी इनकम बढ़ेगी ये फोन करेगा प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर कौन? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को फोन करेगा
मैन्युफैक्चरर को बोलेगा सर ज्यादा माल प्रोड्यूस करो, मेरे के पास यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, माल सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं लोगों को, इसकी इनकम बढ़ेगी। अब जब शॉपकीपर की इनकम बढ़ेगी तो शॉपकीपर की भी अपने को डिमांड्स होंगी। क्या डिमांड होगी? इसका मन होगा कि अपने बच्चों के लिए ब्रांडेड कपड़े ले, इसका मन होगा कि अपने बच्चों को 5 स्टार होटल के अंदर खाना खिला के लाए, तो यहाँ पे जाके खर्चा करेगा। वहां के खर्चा करने से क्या उन लोगों की इनकम बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरर का क्या डिमांड होगी? ये अपने बच्चों को अब्रॉड ले जाएगा घुमाने के लिए, फॉरेन ट्रिप पे ले जाएगा घुमाने के लिए, महीने में 2-3 बार 5 स्टार होटल ले जाएगा, तो उनकी इनकम बढ़ेगी। टूर एंड ट्रेवल्स वालों की इनकम बढ़ेगी। तो सब आपस में कनेक्टेड है। तो इसका सीधा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 2020 में जब कोरोना आया, तो आप अपने आप को खुद जज करो कि आपकी लाइफ कोरोना के बाद ज्यादा बेटर हुई है या कोरोना से पहले बेटर थी। मैं 99% आप लोगों को ये कह सकता हूँ, ऐसे तो 100% बोल सकता हूँ, लेकिन आप में से हर एक व्यक्ति की लाइफ कोरोना के बाद बेटर हुई है। आपके हर एक व्यक्ति की लाइफ कोरोना के बाद, पोस्ट पैंडेमिक के बाद आपकी लाइफ इंप्रूव हुई है, आपकी इनकम में इजाफा हुआ है। और इसका सबसे जीता जागता सबूत है, आप आज इंडिया में किसी भी बड़े टूरिस्ट, छोटे से छोटे टूरिस्ट प्लेस पे चले जाओ, पैर रखने की जगह नहीं है। आज हर एक व्यक्ति घर से निकल रहा है, घर से निकलने में दोस्त पैसे खर्च होते हैं, गाड़ी में पेट्रोल में हर चीज खर्च होता है, होटल्स में खर्च होते हैं। जो होटल आपको 2,000 रुपए के, 2,500 रुपए के नॉर्मल मिल जाते हैं ऑफ सीजन में, वो 7-8 हज़ार रुपए के हो जाते हैं होटल के रेट्स, रूम के रेट्स। तो वो लोग जब अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसका मतलब पैसे की प्रॉब्लम नहीं है भारत के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, मैं बात करता हूँ तो ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, तो इनकम की दिक्कत नहीं है। कोरोना के बाद हम लोग बेटर लाइफ जी रहे हैं, हमारी इनकम बेटर हुई है, हमारे सोर्सेज बेटर हुए हैं, हमारी नॉलेज बेटर हुई है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हुआ है। नहीं हुआ है तो बता दो आप मेरे को। आप अपने आप से पूछो कि आपकी लाइफ पहले बेटर थी या बेटर हुई है। ठीक है ना? यही सवाल वॉरेन बफेट से किसी इंटरव्यूअर ने पूछा। वॉरेन बफेट को आप जानते हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर, फादर ऑफ द इन्वेस्टिंग। उनसे पूछा कि सर आने वाले सालों के अंदर जो इकोनॉमिक की कंडीशन है, वर्ल्ड की कंडीशन है, वो बेटर होगी या खराब होगी? तो उन्होंने कहा कि हमेशा आने वाली जनरेशन विल लीड ए बेटर लाइफ देन द प्रीवियस वन। यानी आने वाला जो जनरेशन है वो हमसे बेटर लाइफ जिएगी, नो मैटर व्हाट हैपन्स। मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वॉरेन बफेट ने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा आने वाली जनरेशन बेटर लाइफ जिएगी। और इसका सीधा जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने हम खुद हैं कि कोरोना से पहले से लेकर और अब तक, प्री एंड पोस्ट कोरोना के बाद हम लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। भाई मैं तो बहुत अच्छी जी रहा हूँ, ठीक है ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो बेटर लाइफ जी रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप में से भी बहुत सारे लोग बेटर लाइफ जी रहे होंगे। तो क्या होगा जब आप डिमांड ज्यादा करते हो, जब आप डिमांड ज्यादा करते हो, चीजें ज्यादा मांगते हो, तो क्या होता है? प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। अब इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी? इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करने से। अब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो एक मिस्टर XYZ है, जिनकी इनकम 100 रुपए है पर मंथ। अभी 100 रुपए भी हो सकते हैं, मतलब कितना भी मान के चलो आप, मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक लिया है ताकि फिगर इजीली कैलकुलेट हो जाए। 100 रुपए में से 70 रुपए ये खर्च कर देते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर। कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर क्या है? अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा घूमना फिरना, सब कुछ, लाइट वाइट इंटरनेट विंटरनेट सब आ जाता है। बचे 30 रुपए के अंदर इनकी हो सकता है कार लोन चल रहा हो, पर्सनल लोन चल रहा हो, होम लोन चल रहा हो। भाई मिडिल क्लास जनता है पूरे मैक्सिमम वर्ल्ड के अंदर, ये विदाउट लोन तो चलता ही नहीं है। विदाउट लोन काम होता है क्या? हम लोगों का काम होता ही नहीं है। या तो कार भी लेंगे तो लोन पे, धंधा करेंगे तो लोन पे, घर लेंगे तो लोन पे। ठीक है ना? तो ये 30 रुपए का लोन चल रहा है। अब मान लो चलो सरकार ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो ईएमआई, तो 30 रुपए की ईएमआई थी, आपके 40 रुपए की ईएमआई होगी आपकी। कितने की ईएमआई होगी आपकी? 40 रुपए की ईएमआई होगी आपकी। अब ये जो 10 रुपए है ये कहाँ से आएगा? ये कहाँ से आएगा? ये बढ़ा हुआ जो 10 रुपए है ये कहाँ से आएगा? अब ये जो मिस्टर XYZ है, ये क्या करेगा? ये 70 रुपए में से ऐसे लिस्ट बनाएगा कि सर मेरे को कौन कौन से आइटम नहीं चाहिए। ये अब क्या करेगा? बेकरी के अननेसेसरी आइटम रिड्यूस कर देगा। 10 तरह की ब्रेड लाता था, अभी एक ही तरह की ब्रेड लाना चालू कर देगा। ठीक है? ब्रांडेड कपड़ों में से ये क्या करेगा? सिर्फ सेल्स, जब सेल लगेगी, विंटर सेल लगेगी या समर सीजन सेल लगेगी, तभी ये कपड़े परचेस करेगा।
तो ये 10 रुपए बचाएगा। अब ये देखेगा कि 10 रुपए बचा के मैं अपना लोन की जरूरत तो पूरा कर रहा हूँ, लेकिन अब जो बैंक पहले मेरे को 4% का ब्याज देता था मेरी एफडी पे, अब 6% का ब्याज दे रहा है, यानी 2% मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो क्यों ना मैं थोड़ा सा 70 रुपए में से और ज्यादा सेव कर लूं और बैंक में सेविंग करना चालू कर दूं। तो जब इसने ऐसा किया तो उसने क्या किया, बाजार से, इकोनॉमी से डिमांड करना कम कर दिया, यानी सामान परचेजिंग करना कम कर दिया। अब जब ये सामान कम परचेज करेगा तो शॉपकीपर की भी इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि अकेला बंदा तो है नहीं, 100 करोड़ की जनता है, सब लोग ऐसे ही करेंगे। शॉपकीपर की इनकम कम होगी तो मैन्युफैक्चरर की इनकम कम होगी। अब मैन्युफैक्चरर की इनकम कम होगी, आप जब बाजार में जाओगे पूछोगे सर धंधा कैसे चल रहा है, बोलेगा मंदा चल रहा है धंधा, दम नहीं है बाजार में, बायर सैलरी नहीं है, धंधा नहीं है। तो ये धीरे 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 कहाँ पहुंच जाएगी कहानी, रिसेशन की तरफ। कहाँ पहुंच जाएगी कहानी, रिसेशन यानी मंदी का दौर। अब एक और तरीका है, ये तो एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, मान के चलो कोई कॉर्पोरेट्स है, कॉर्पोरेट अपना किस पे चलाते हैं धंधा, लोन के ऊपर चलाते हैं। कोई ऐसा कॉर्पोरेट है जो खुद के घर से पैसा लगा के बिजनेस चलाता है, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, मित्तल, कोई भी देख लो आप, सब के बुक्स देख लो, लोन भरा हुआ है सबके बुक्स के ऊपर। अब ये लोन में अपना धंधा चलाते हैं, मान के चलो किसी को 200 करोड़ का लोन चाहिए, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अब गवर्नमेंट कहेगी, बिजनेस ओनर कहेगा कि पहले 4% पे लोन मिल रहा था, अब 6% पे मिल रहा है, भाई 2% का एक्स्ट्रा बर्डन मैं नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा, पहले मेरी 1 करोड़ की सेल होती थी महीने की, अब 70 लाख की सेल हो रही है, कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगा, 30 लाख रुपए कम हो रही है सेल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कब तक झेलेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। अब 4 महीना उसको हो गया, उसने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है बिजनेस चलाना, तो 4 महीने चलो मैंने लॉस झेल लिया, अब तो मैं नहीं झेल पाऊंगा। बिजनेस एक्सपेंशन में करना नहीं चाहता, 200 करोड़ रुपए का लोन में लेना नहीं चाहता, 2% का एक्स्ट्रा लायबिलिटी में दूं क्यों। पता लगा मेरा धंधा माल बिका नहीं, माल वैसे नहीं बिक रहा, 200 करोड़ रुपए भी गए और मेरा 2% एक्स्ट्रा ब्याज भी गया, तो मेरे तो बताओ दिक्कत आ जाएगी। तो उसने क्या किया, कहा कि कॉस्ट कटिंग चालू कर दो आप। क्या कर दो, कॉस्ट कटिंग चालू कर दो, यानी जिसके 100 रुपए की सैलरी है उसको अब 70 रुपए दे दो, या उससे को भी तो नौकरी छोड़ के चला जा। तो अगर ये 100 रुपए की इनकम कमा रहा था, अब इसकी इनकम 70 रुपए रह गई, तो इसके लिए तो बहुत दिक्कत आ गई, क्योंकि पहले 100 रुपए में से 30 रुपए लोन दे रहा था, अब 40 रुपए लोन दे रहा है। इनने 70 रुपए की जगह 60 रुपए कर दिए खर्चा अपना, फिर 50 रुपए कर दिए खर्चा अपना, क्योंकि उसमें 10 रुपए बैंक में भी दे रहा है। अब इसकी इनकम ही 70 रुपए रह गई, 70 में से 40 रुपए तो उसको लोन देना है, और 30 रुपए में इसको अपना घर चलाना है, और 30 रुपए में इसमें भी 10 रुपए इसको बैंक में देना है, कितना बचा, 20 रुपए। कैसे चलेगा काम। अभी क्या मतलब 2 वक्त की रोटी खाना छोड़ दे, खाली 1 वक्त की रोटी खाए, ताकि 2 वक्त में दाल रोटी सब्जी आटा सब बच जाए, गैस बच जाए, क्या करेगा इंसान। तो ये पीरियड जो होता है इसको बोलते हैं रिसेशन का पीरियड, मंदी का दौर, जो हर कोई डिफिकल्ट टाइम से निकलता है। ठीक है, डिफिकल्ट टाइम से निकलता है, इसको बोलते हैं रिसेशन का पीरियड। अब जब ये रिसेशन का पीरियड आता है तो वापस ग्रोथ लाने के लिए क्या करती है सरकार, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देती है और डिक्रीज कर देती है, इंटरेस्ट रेट को घटा देती है। अब इंटरेस्ट रेट को घटाने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को घटाने से क्या होगा, ये कहेगी कि भाई कॉर्पोरेट्स को कहेगी कि तुम धंधा करो, हम हो सकता है हम तुमसे जीरो इंटरेस्ट रेट लेते हैं, जीरो इंटरेस्ट रेट लेते हैं, या पहले हम मान के चलो 4% का ब्याज ले रहे थे, अब 1% का ब्याज लेंगे, 3% गवर्नमेंट अपनी जेब से भर देगी, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट आपको। लैंडिंग प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग मंदी के दौर में, तो ये समझो लैंडिंग प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, अब बिजनेस ओनर कहेगा कि आपको 200 करोड़ की जरूरत थी पहले, अब वो कहेगा 400 करोड़ मांग लो सरकार से, अब हम बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो 400 करोड़ रुपए मांगे, तो इन्होंने अलग अलग सिटी में ऑफिस खोले, सेल्स को बढ़ाया धीरे धीरे। अब सेल्स को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग के लिए या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इनको इंजीनियर्स की जरूरत थी, मार्केटिंग वालों की जरूरत थी, तो उन्होंने अच्छी सैलरीज पर उनको उठाया, उनको अच्छे बोनस दिए, इंसेंटिव दिए। अब जब उनके पास सैलरी आने लग गई तो उन्होंने बाजार में खर्चा करना चालू किया, और बाजार में खर्चा करते 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 लोगों के पास इनकम वापस आने लगी, लिक्विडिटी बाजार में वापस आने लगी। दिस इज द रिवर्स साइकोलॉजी, दिस इज द रिवर्स फॉर्मूला। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, ये सर्कल है, और ये सर्कल कैसे काम करता है, ये देखो। सबसे पहले इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, यानी महंगाई दर, इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद बाजार में लिक्विडिटी सक हो जाएगी, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी ग्रोथ पीरियड रुक जाएगा इकोनॉमी का, रिसेशन पीरियड आ जाएगा। उसको बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कट करेगा, उसके बाद इकोनॉमी बढ़ना चालू हो जाएगी।
फिर वापस इकोनॉमी बढ़ने और वापस इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये विशेष सर्कल है जो चलता रहेगा, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, इसलिए सरकार को हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि भाई महंगाई दर बढ़ रहा है, सरकार महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है। तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके बढ़ने से दोनों जगह आफत आती है। एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होना धीरे धीरे होता है कम, लेकिन दूसरी तरफ पैसों की प्रॉब्लम, मनी का फ्लो कम हो जाता है बाजार के अंदर। अब इससे डॉलर का क्या इम्पैक्ट है, समझने के तौर पे समझते हैं। 2020 के अंदर उसके आसपास अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 0.25 बेसिस पॉइंट। उससे पहले देखा जाए तो इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट चलता था 6 से 7% के आसपास। अमेरिकन क्या करते थे, 0.25% पे पैसा उठाया और इंडिया में 6 से 7% पे पैसा लगा दिया। अब इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये लोग कौन होते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए तो उसको बोलेंगे FIIs। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, पैसा अमेरिका से उठाया और यहाँ पे लगा दिया। समझने के तौर पे इन्होंने $1000 उठाया, इंडिया आए, इंडिया में रेट कन्वर्ट किया किसी एजेंट से, एजेंट ने बोला 80 रुपए का रेट है $1 का, तो इनको 80,000 रुपए दे दिए। 80,000 रुपए इन्होंने FD करा दी, और वहां से मान के चलो इनको 8% का ब्याज मिला। मैं अपर साइड लेके चल रहा हूँ, 8% मिला 1 साल बाद, यानी कितना मिला, 1600 रुपए। इतना ही होता है या ज्यादा होता है? सॉरी, 6400। 6400 रुपीज इनको मिले, तो ये हो गया 86,400 रुपीज। 86,400 रुपीज हो गए। अब वहां पे सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कर दिया 0.75 बेसिस पॉइंट। अब इतना सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने पे FI ने कहा भी पैसा वापस ले चलो अपने देश। क्यों ले चलो, फर्क देखो उसका आप। 86,400 रुपए इनके पास आए, अभी एजेंट के पास गए, एजेंट ने बोला जी रेट हो गया 82 रुपीज का, डिवाइड कर दो 82 रुपीज से, कितना मिला इनको रिटर्न वापस, $1053। $1053, $1053, 1000 पे इनको प्रॉफिट मिला, खाली $53 का प्रॉफिट मिला। $53 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 5%। आप समझो 5% का रिटर्न हो गया। यहाँ पे आपकी करेंसी, करेंसी क्या हुई, करेंसी आपकी अप्रिशिएट हो गई। यहाँ पे आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी, यानी यहाँ पे क्या हुआ, करेंसी का रिस्क हो गया आपका। अगर करेंसी मान के चलो ऊपर नीचे होती है, करेंसी अगर आपकी ऊपर नीचे होती है, तो यहाँ पे इनको नुकसान भी हो सकता है। मान के चलो अगर यही करेंसी का रेट आपका ऊपर नीचे हो जाता थोड़ा सा, और इनका रिटर्न रह जाता 3% का, केवल 3% का रिटर्न रह जाता इनका, या 2% का रिटर्न रह जाता, फिर यहां से जो पैसा ले जाने का खर्चा है अपनी कंट्री के अंदर, उसमें 2-3% लग जाते, तो इनको मिलता क्या, जीरो रिटर्न। इनको मिलता क्या, जीरो रिटर्न। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है, FIs कहते हैं कि भाई हम इंडिया में पैसा नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये ½ % हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये हमारे लिए सेफ रिटर्न है, क्योंकि हमारे पास करेंसी का रिस्क नहीं है इंडिया के अंदर। क्योंकि इंडिया के अंदर जब हम लगाते हैं तो डॉलर का रेट कुछ और होता है, जब निकालते हैं तो डॉलर का रेट कुछ और होता है, और फिर लाने ले जाने का खर्चा, कस्टोडियन को पैसे दो, डीमेट चार्जेस दो, ये दो फलाना दो, तो वो सारे खर्चे काटने के बाद हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलती है इसके अंदर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 0.50% पे ½ % एक्स्ट्रा मिल रहा है, हम सेफ हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर परचेज करेंगे, क्योंकि अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डॉलर परचेज करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज होगा तो डॉलर की वैल्यू आपकी इंक्रीज होंगी। अमेरिका के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज भी कहेंगे कि भाई अमेरिका में इन्वेस्ट कर लो, ज्यादा सेफ है, ½ % सिक्योर मिल रहा है, वो हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपके डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। ये सादा शब्दों में मैंने आपको समझाया है, और भी फैक्टर्स हैं।
दूसरे फैक्टर्स क्या है? दूसरे फैक्टर्स इनको समझने के लिए आपको इन्फ्लेशन का सीपीआई डेटा समझना पड़ेगा, फिर आपको आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा, जीडीपी डेटा, रिटेल सेल्स डेटा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेटा, ये पूरा फंडामेंटल का एक एडवांस कोर्स होता है पूरा। टेक्निकल एनालिसिस का एडवांस कोर्स होता है पूरा। टेक्निकल स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस बताई जाती है, ये पूरा कोर्स हम लोग कराते हैं। ये छोटा सा मैंने आपको झलक बताई है आपको फंडामेंटल फैक्टर्स की, कि अब ये इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ के आया है, घट के आया है, तो उसको बोलते हैं सीपीआई डेटा। तो उसके बारे में भी हम कभी आगे चल के बात करेंगे आपसे। तो अगर आपको ऐसा पूरा कोर्स करना है फॉरेक्स मार्केट का बेसिक से एडवांस लेवल का, तो आप अंकित गोयल forex.com पे जाकर रजिस्टर करें, एनएक्सा प्राइम वालों से बातचीत करें, टेलीग्राम पे इनसे कांटेक्ट कर लें। आपको पूरी डिटेल कोर्स की वहां पे मिल जाएगी। और अगर आप अपना रियल में करियर बनाना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं इस मार्केट के लिए आप, तो डेफिनेटली आप इस कोर्स में एनरोल करें। उसके बाद मैं चाहता था कि आपको बताऊं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या है, फिर मैं आपको बताना चाहता था यूरोपियन सेंट्रल बैंक को कैसे समझा जाए, फिर मैं समझाना चाहता था फेडरल रिजर्व बैंक जो मेन बैंक है उसको हम समझें। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, और ये हमारा सारा प्रीमियम कोर्स कंटेंट का पार्ट है सर, तो उसके अंदर हम आपको इस चीज़ों को समझाएंगे। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो आपका टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर होगा, अगले हफ्ते अगले संडे को। तो उसके लिए आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। टिल देन थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा होगा आज का फंडामेंटल सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।